Hello everyone, welcome back to my channel. Today's lecture is on Hamlet, character analysis by William Shakespeare. Hamlet is one of the most complex and psychological characters in English literature. In this video, we will understand his intellectual nature, moral struggles, delay and tragic characteristics. So without wasting a single minute, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैमलेट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन को देखेंगे। हैमलेट जो कि एक प्रिंस ऑफ डेनमार्क है और इसके अलावा ये किंग हैमलेट एंड क्वीन गर्ट्यूड का सन है। किंग क्लॉडियस का ये नेफी है और ये एक ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर में एक कम्प्लेक्स कैरेक्टर के तौर पर जाना जाता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है a man of thinking rather than a man of actions. So ये तो था हैमलेट से रिलेटेड एक ब्रीफ सा इंट्रो। नेक्स्ट हम हैमलेट की इंटेलेक्चुअल नेचर को डिस्कस करते हैं। अगर हैमलेट की इंटेलेक्चुअल नेचर की बात की जाए तो ये एक हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट है जिसने विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और इसके अलावा इसको एज अ फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है जो कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से पहले डीपली इसके बारे में थिंकिंग करता है और ये मोस्टली क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, व्हाट इज़ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड व्हाट इज़ ह्यूमन करप्शन। सो इन तमाम पॉइंट्स के बिहाफ पे हम हैमलेट को अ मैन ऑफ थॉट कह सकते हैं एज कम्पेयर टू अ मैन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम हैमलेट की मोरल सेंसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। विलियम शेक्सपियर का करेक्टर हैमलेट को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। ये एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है जो कि क्लियरली डिफरेंस क्रिएट कर सकता है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। सो अपनी इसी पावर के बिहाफ पे इसने किंग क्लॉडियस जो कि किंग हैमलेट के फादर हैं विदाउट प्रूफ किल करने में थोड़ा सा डिले दिखाया। अब यहाँ पे किंग क्लॉडियस की बात करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक के साथ अटैच करना चाहूँगी। किंग क्लॉडियस जो कि किंग हैमलेट के ब्रदर थे और प्रेजेंट टाइम पीरियड पे जब ये प्ले हमारे पास स्टार्ट होता है, हैमलेट जो कि किंग हैमलेट का बेटा है इस वक्त डेनमार्क का किंग होता है। किंग हैमलेट को किल करता है इसका भाई किंग क्लॉडियस और जैसे ही इस प्ले की ओपनिंग होती है तो हैमलेट स्टडी के लिए इंग्लैंड जा चुका होता है। वहाँ पर एक गोस्ट के थ्रू हैमलेट को पता चलता है कि उसके फादर किंग हैमलेट की नेचुरल डेथ नहीं हुई बल्कि उसका मर्डर किया गया है और ये मर्डर भी उसके अपने भाई किंग क्लॉडियस ने किया है। सो इस बिहाफ पे जब हैमलेट डेनमार्क वापस आता है तो वो विदाउट प्रूफ अपने अंकल को किल नहीं करता क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर का एक हाईली मोरल कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से पहले उसके बारे में डीप थिंकिंग करता है। दैट्स वाई इन पॉइंट्स के बिहाफ पे वो अपने अंकल किंग क्लॉडियस को भी किल नहीं करता। इसको एक मॉरल डाउट भी होता है कि अगर विदाउट प्रूफ इसने अपने अंकल क्लॉडियस को किल किया तो ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सिन कंसिडर होगा। सो इन तमाम पॉइंट्स के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हैमलेट का डिले उसकी मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है एज कंपेयर टू हिज वीकनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैमलेट डिले के पीछे बेसिक की फीचर्स क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पॉइंट हाईलाइट होता है दैट इज जो टास्क हैमलेट को प्रोवाइड किया गया रिवेंज हिज फादर मर्डर। इस ओवरऑल प्ले में हैमलेट को एक टास्क असाइन किया जाता है कि उसने अपने फादर किंग हैमलेट के मर्डर का रिवेंज लेना है। अब इस रिवेंज को लेने के लिए हैमलेट के डिले की जो बेसिक रीज़न है उनके पीछे जो बेसिक पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास हाईलाइट होता है दैट इज मोरल डाउट्स। हैमलेट मोरल डाउट्स के बिहाफ पे अपने अंकल से
रिवेंज लेने में डिले करता है। सेकंड पॉइंट है इंटेलेक्चुअल ओवरथिंकिंग। ये एक ऐसा पर्सन दिखाया गया है जो हाईली ओवरथिंकिंग करता है, और इसके अलावा इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर होता है कि वो अगर विदाउट प्रूफ अपने अंकल को किल करेगा तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सिन कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हाईलाइट होता है दैट इज साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इसके माइंड में कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थे जिनकी बिहाफ पे इसने रिवेंज लेने में डिले किया। सो इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हैमलेट का डिले जो था वो इंटेंशनल था, नॉट वीकनेस। कि हैमलेट ने जो रिवेंज लेने में डिले शो किया वो इसकी वीकनेस नहीं बल्कि इसकी एक स्ट्रेंथ थी, और ये इसके पर्सनैलिटी में एक प्लस पॉइंट ऐड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैमलेट एज अ मैन ऑफ मेलंकली। मेलंकली का एलिमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सैडनेस को। अब हैमलेट का जो करेक्टर जो एक सैड करेक्टर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, उसमें किन पॉइंट की बिहाफ पे उसको मेलंकली के तौर पर प्रेजेंट किया गया। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास हाईलाइट होता है दैट इज सफर्स फ्रॉम डीप डिप्रेशन। अब हैमलेट का जो करेक्टर है वो डीप डिप्रेशन में था जो कि उसकी मेलंकली की रीजन बना, और ये किन पॉइंट की बिहाफ पे डिप्रेशन में था उनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हाईलाइट होता है दैट इज हिज मदर हैस्टी मैरिज। इसकी मदर ने अपने हस्बैंड किंग हैमलेट की डेथ के फौरन बाद किंग क्लॉडियस के साथ मैरिज की। सेकंड पॉइंट जो है दैट इज मोरल करप्शन ऑफ डेनमार्क, जो कि मोरल करप्शन को डेनमार्क के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इन पॉइंट्स के बिहाफ पे हैमलेट को तमाम वुमेन जो थी वो एज एन अनवीडेड गार्डन के तौर पर लगने लगी। एक अनवीडेड गार्डन हम एक ऐसी प्लेस को कह सकते हैं जो कि ओवररन हो रही हो विद करप्शन एंड डिके के साथ। तो हैमलेट को भी ये प्लेस एक अनवीडेड गार्डन की तरह ही फील हुई। सो इन तमाम पॉइंट्स के बिहाफ पे मेलंकली शेप आउट हुई हैमलेट के कैरेक्टर में, या आप कह सकते हैं कि हैमलेट की पर्सनैलिटी में जो मेलंकली का एलिमेंट था वह इन तमाम पॉइंट्स की वजह से था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैमलेट एंड मैडनेस। हैमलेट का और मैडनेस का आपस में क्या रिलेशनशिप था। इस प्ले में हैमलेट ने खुद को एज अ मैड पर्सन के तौर पर प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस स्टार्ट के बिहाइंड क्या पर्पस था उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो हाईलाइट होता है दैट इज टू कंफ्यूज क्लॉडियस। अपने अंकल क्लॉडियस को कंफ्यूज करने के लिए इसने ऐसा किया। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, किंग हैमलेट का गोस्ट हैमलेट के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी डेथ जो है वो एक नेचुरल डेथ नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया है, और उसका मर्डर भी उसके अपने भाई क्लॉडियस ने किया है। सो दैट्स वाई हैमलेट जो थे अपने फादर का रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पे कोई भी स्टेप लेने से पहले थिंकिंग करता है ताकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे कोई सिन कमिट ना हो जाए। दैट्स वाई उसने अपने अंकल किंग क्लॉडियस को कंफ्यूज करने के लिए खुद को एज अ मैड पर्सन के तौर पर प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दिया ताकि ओरिजिनलिटी क्या थी या ट्रुथ क्या था उसको ऑब्जर्व कर सके। और इसकी जो मैडनेस थी वो एक फेंड मैडनेस थी, नॉट रियल। लेकिन सम टाइम जो इसका इनर ग्रिफ था इसको इमोशनली अनस्टेबल बना देता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैमलेट्स रिलेशनशिप विद गर्ट्यूड। गर्ट्यूड जो कि हैमलेट की मदर थी, हैमलेट के इनके साथ किस तरह के रिलेशनशिप थे। अब हैमलेट जो है वो हाईली डिप्रेशन में गया अपने मदर की री मैरिज की वजह से। तो इसने खुद को बीट्राइड एंड डिसगस्टेड के फॉर्म में प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। बीट्राइड एक ऐसी चीज आप कह सकते हैं जो कि ब्रेकिंग हो, जिसमें ब्रिकेज हो या वोलेशन टाइप की चीज को हम बीट्राइड के सेंस में यूज करते हैं। और डिसगस्टेड एक ऐसी चीज होती है जिसको हम डिसलाइक करते हैं। किसी कोई भी अनप्लेजेंट पर्सन हो सकता है, अनप्लेजेंट बिहेवियर किसी का हो सकता है, तो हम इसको डिसगस्टेड की सेंस में यूज करते हैं।
अब वो किसके दरमियान में स्ट्रगल्स कर रही थी? लव फॉर हिज मदर, कि इसका अपनी मदर के साथ किस तरह का लव था, और सेकंड जो पॉइंट था वो इसकी मोरल जजमेंट थी ऑफ हर एक्शंस। इन तमाम पॉइंट्स की बिहाफ पे उसने अपनी मदर के साथ हेट करना स्टार्ट कर दी। और गर्ट्यूड जो कि हैमलेट की मदर थी, वो हैमलेट के माइंड में एज अ फेरालिटी के तौर पर एक फेरालिटी का सिंबल बन गई। फेरालिटी हम कह सकते हैं एक टाइप की वीकनेस। सो ये कंसीडर करता था कि इन तमाम सर्कमस्टांसेस की जिम्मेदार इसकी मदर नहीं है, जस्ट इसके अंकल किंग क्लॉडियस हैं। दैट्स वाई इसने अपनी मदर को एज अ वीक पर्सनैलिटी के तौर पर ट्रीट किया, और अपनी मदर को जस्टिफाइड करने के लिए इसने उसको फेरालिटी का नाम भी दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हैमलेट्स रिलेशनशिप विद ओफेलिया। हैमलेट के ओफेलिया के साथ रिलेशनशिप किस तरह के थे? ट्रूली लव्ड विद ओफेलिया। हैमलेट जो था वो ओफेलिया के साथ एक ट्रू लव करता था, और इसने अपने मिशन में सक्सेसफुलनेस के लिए या अपने मिशन में सक्सेस होने के लिए ओफेलिया को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसके हार्श बिहेवियर की पीछे जो रीज़न थी वो इसकी स्ट्रैटेजीज थी जो इसने बना रखी थी, ताकि किंग क्लॉडियस की रियल पिक्चर को वो अपने सामने लेकर आ सके। रिफ्लेक्ट्स ही इनर पेन, और इसका जो इनर पेन था उसने भी इसको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना दिया था। और इसके बाद ओफेलिया की डेथ ने भी इसको डीपली अफेक्ट किया। सो ये तमाम पॉइंट हैमलेट की एक रियल ह्यूमन एंड इमोशनल साइड को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हाईलाइट होता है दैट इज हैमलेट एंड रिवेंज। हैमलेट और रिवेंज में क्या रिलेशनशिप था या क्या कंट्रास्ट दिखाया गया है? अब हैमलेट जो है वो लिएटस और फोर्टिनब्रास को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है। अब हैमलेट अपने फादर का रिवेंज लेने से पहले अपने बारे में जो पॉइंट जस्टिफाइड करता है उनमें सबसे पहले था जस्टिफिकेशन, सेकंड पॉइंट जो था वो मोरालिटी था, एंड थर्ड पॉइंट जो था वो मीनिंगफुलनेस था। इन तीनों पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए वो रिवेंज लेने के लिए खुद को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करता है। और इसका जो रिवेंज था उसको गाइड कर रहा था बाय कॉन्शियसनेस, यानी कि अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हुए इसने डिसाइड किया कि वो अपने फादर किंग हैमलेट का रिवेंज लेगा अपने अंकल किंग क्लॉडियस से। नेक्स्ट जो पॉइंट हाईलाइट होता है दैट इज हैमलेट एज अ ट्रेजिक हीरो। विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर हैमलेट में कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी जो कि हैमलेट को एज अ ट्रेजिक हीरो के तौर पर प्रेजेंट करती हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज नोबल बर्थ। विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं कि उसके ट्रेजिक हीरो के लिए नोबल बर्थ बहुत ही एसेंशियल थिंग है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास है दैट इज ट्रेजिक फ्लॉ, और उसके हीरो में कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लॉ ज़रूर एग्जिस्ट करता है जो कि उसके कैरेक्टर को टाइमलेस बनाता है और इसके अलावा उसको दूसरे कैरेक्टर से अपर दिखाता है। फर्स्ट जो पॉइंट था इसमें दैट इज ओवर थिंकिंग, या हम इसको इनडिसीजन की एबिलिटी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सफर्स ग्रेटली, और इसका जो प्रोटैगनिस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा सफरिंग में मुब्तला रहेगा ओवरऑल प्ले में। काजेस डेथ ऑफ अदर्स एंड हिमसेल्फ, और इसकी यही सफरिंग या इनडिसीजन की एबिलिटी की वजह उसकी डेथ की काज भी बनेगी और दूसरों के लिए भी वो डिस्ट्रक्शन लाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है गेन्स सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर डेथ, और इसका जो करेक्टर है या इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी डेथ से पहले सेल्फ रियलाइजेशन को लाजमी गेट करेगा। और ये विलियम शेक्सपियर का ये करेक्टर एरिस्टोटल के ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी के पॉइंट को हाईलाइट करता है, जिनके एरिस्टोटल ने जो अपनी ट्रेजेडी के 6 मेन पॉइंट बताए हैं उनमें एक पॉइंट ट्रेजिक फ्लो भी है जो कि किसी भी प्रोटैगनिस्ट को टाइमलेस और वर्थी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हैमलेट फाइनल डेवलपमेंट। एट द एंड इस ओवरऑल प्ले के लास्ट एक्ट में हैमलेट ने अपनी
फेट को एक्सेप्ट किया। फेट को एक्सेप्ट करना इट मीन्स दैट कि इसको रियलाइज हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वो फेट की वजह से हो रहा है, इसमें इसका कोई भी अमल दखल नहीं है। सो जब इसने अपनी फेट को एक्सेप्ट किया तो इसमें बिकम्स डिसेसिव, मतलब इसमें डिसीजन की एबिलिटी आ गई और इस डिसीजन की वजह से इसने किंग क्लॉडियस को भी किल कर दिया और अपने फादर के मर्डर का रिवेंज भी ले लिया और खुद इसने मोरल क्लैरिटी को भी अचीव किया। और इसकी जो ग्रोथ कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हुई थी वो एक्सेप्टेंस पे आके एंड हो गई, जो कि इस ट्रेजेडी को एक ट्रेजिक ट्रेजेडी बनाता है। नेक्स्ट हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। सो इन तमाम पॉइंट्स के बिहाफ पे हम कह सकते हैं हेमलेट इज अ थिंकिंग एंड मोरल हीरो, नॉट अ वीक वन। हिज डिले comes from deep reflection and consciousness, which makes him a true tragic hero. If you found this lecture helpful, please like, subscribe and share with your friends. Thank you for watching this video. Till then, take care.